गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपसे जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की चर्चा करूंगा। क्योंकि इसका पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, ये पार्ट 2 है। तो उसमें मैंने देखिए पार्ट 2 को पढ़ने से पहले पार्ट 1 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पार्ट 1 में मैंने चर्चा किया था आर्टिकल 265 की। आर्टिकल 265 ये कहता है कि बिना विधि के प्राधिकार, मतलब बिना संसद द्वारा विधि बनाए या राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाए, सरकार कोई भी टैक्स अपने मनमाने तरीके से नहीं वसूल सकती। मतलब कोई भी टैक्स लगाना होगा तो उसे पहले संसद द्वारा पारित कराना होगा। और आर्टिकल 268 क्या कहता है? 268 ऐसे शुल्कों के बारे में है जो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन उसे वसूलने और इस्तेमाल करने का काम राज्य सरकार करते हैं। जैसे स्टाम्प शुल्क या मेडिसिन यानी औषधियों पर लगने वाला टैक्स। तो 268 और 265 मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस समय हम चर्चा करेंगे 268A। देखिए, जैसे कि आपने आर्टिकल 268A पढ़ा था, तो जैसा कि आपने आर्टिकल 268 पढ़ा था, 268 में कहा गया था ऐसे शुल्कों के बारे में जो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन उसे वसूलने और खर्च करने का काम राज्य सरकार करती है। इस संदर्भ में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, स्टैम्प ड्यूटी और औषधियों पर लगने वाला कर। लेकिन इसी में आपको एक आर्टिकल 268A भी ध्यान रखना होगा। जैसे हमारे संविधान में 88वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, और इस 88वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से एक नया कर लाया गया था जिसे सेवा कर कहा गया था। और उसी सेवा कर के लिए आर्टिकल 268A जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो सेवा कर है वो भारत सरकार लगाएगी, लेकिन उसे वसूलने और इस्तेमाल करने का काम राज्य और केंद्र दोनों द्वारा किया जाएगा। ज़रा ध्यान देंगे, सेवा कर के बारे में कहा गया था कि सेवा कर भारत सरकार लगाएगी, लेकिन उसे वसूलने और इस्तेमाल करने का काम राज्य और केंद्र दोनों द्वारा किया जाएगा। यानी सेवा कर से जो भी कर मिलेगा, कर आय होगी, उसका इस्तेमाल केंद्र और राज्य दोनों करेंगे। ये 268A में कहा गया था। आप जानते हैं 268A जो है एक ऐसा आर्टिकल था जो संविधान में था नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया था। आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, सेवा कर के बारे में है ये, ठीक है। अब हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है कि सेवा कर को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमारे संविधान में 2016 में 101वां संशोधन हुआ। तो 101वां जब अमेंडमेंट हुआ 2016 में, तो एक नया तो अनुच्छेद 268 को ही हटा दिया गया, मतलब सर्विस टैक्स को हटा दिया गया। उसके स्थान पर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया, और जीएसटी में कई करों को मिला दिया गया। जीएसटी के बारे में भी मैं चर्चा अलग से करूंगा, क्योंकि मैं वित्तीय संबंध पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारे टैक्स और जीएसटी की भी चर्चा की जाएगी। और ध्यान रखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अब बनेंगे। लोग इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन लगातार बनेंगे। तो अब जीएसटी लागू हो गया, तो सेवा कर तो हट गया, अब 268A भी हट गया। तो उसके जगह पर नई आर्टिकल आ गए हैं 246A, 269A, जो कि जीएसटी से संबंधित हैं। अब हम जीएसटी की चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन पहले आप जान रखिएगा कि सेवा कर को कब लाया गया था, किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, ठीक है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा सेवा कर को हटाकर जीएसटी के रूप में बदल दिया गया। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। अब आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे आर्टिकल 269। देखिए ये क्या है? 269 में उन करों का उल्लेख है जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। ध्यान रखिए, 269 में ऐसे करों का उल्लेख है जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन और इन करों को इकट्ठा यानी कलेक्शन भी केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन इनसे होने वाली आय को राज्यों में बांट दिया जाता है। ज़रा ध्यान देंगे, 269 में ऐसे करों का उल्लेख है जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है और केंद्र द्वारा इकट्ठा भी किया जाता है, लेकिन इनसे प्राप्त होने वाली आय को राज्यों में बांट दिया जाता है। 268 और 269 में होता है कन्फ्यूज़न।
268 में ऐसे शुल्कों के बारे में शुल्क है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर कर और शुल्क में क्या अंतर है। देखिए, कर तो कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप टैक्स रेंज में आते हैं तो कर आपको देना पड़ेगा, चाहे उसके बदले आपको कोई सुविधा मिल रही हो या ना मिल रही हो। लेकिन शुल्क जो है वो सुविधाओं के लिए दिया जाता है। सुविधा मतलब आप कोई सरकार की सुविधा ले रहे हैं तब आप शुल्क देंगे, और टैक्स तो कंपलसरी होता है। तो 268 में शुल्क के बारे में है। जैसे स्टाम्प शुल्क आप क्यों देते हैं? क्योंकि आप सरकार के अधीन कोई लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है, गारंटी दे रही है कि ये वैधानिक हो चुका है। तो इसीलिए स्टाम्प शुल्क जो है आप लेते हैं, सरकार, केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन वसूलने और इकट्ठा करने का काम राज्य सरकार करती है, और वो उस स्टाम्प शुल्क को राज्य सरकार इस्तेमाल भी करती है। लेकिन 269 में शुल्क नहीं, कर लिखा गया। कर का मतलब ऐसे कर जो केंद्र सरकार लगाती है और वसूलती है मगर राज्यों को दे देती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा कर है जो केंद्र सरकार लगाती है, वसूलती है मगर राज्यों को दे देती है? इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्यापार या वाणिज्य कर, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य कर। जब दो राज्यों के बीच में कोई व्यापार होता था तो उस पर जो सरकार टैक्स लगाती थी उसे इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स टैक्स कहते थे। तो ये जो टैक्स था ये केंद्र सरकार लगाती थी, केंद्र सरकार वसूलती थी, और इससे होने वाली आय को राज्य को दे दिया जाता था। लेकिन ये जो इंटर स्टेट ट्रेड टैक्स है, अब इसको भी जीएसटी जब आया तो ये भी चेंज हो गया। 101 अमेंडमेंट हुआ था 2016 के बाद, तो आर्टिकल 269 में भी अमेंड हुआ। उसमें क्या हुआ कि 269 में एक नया आर्टिकल 269A जोड़ा गया, और ये जो कर आप देख रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य कर, इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स टैक्स, अब इसे चेंज कर दिया गया किसमें? आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब जो अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य कर था, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स टैक्स था, अब उसका नाम हो गया है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये वही टैक्स है जो दो राज्यों के बीच में तब लगता है जब वस्तुओं या सेवाओं का एक राज्य से दूसरे राज्य में आदान प्रदान होता है। तो ये भी आईजीएसटी भी केंद्र सरकार लगाती है, वसूलती केंद्र सरकार है, मगर इससे प्राप्त होने वाली आय को राज्यों में बांट दिया जाता है। तो आप भूलेंगे नहीं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आने वाले जो ये देखिए ये जो पोर्शन है ये यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीडीएस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लोग छोड़ देते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से भूलने के चांस ज़्यादा होते हैं। और मैं आपसे कहूँगा इसको देखने के पहले पार्ट 1 देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 270 की। आर्टिकल 270 ये कह उन करों के बारे में है जो संसद द्वारा लगाए जाते हैं। देखिए, संसद द्वारा लगाए गए सभी कर का संग्रह और उपभोग केंद्र करेगा, लेकिन आय केंद्र और राज्यों के बीच बांट दी जाएगी। मतलब इसमें संसद द्वारा लगाए गए वो कर होते हैं जिनको इकट्ठा भी केंद्र करता है और इस्तेमाल भी केंद्र करता है, लेकिन जो उन करों से आय हो रही है वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बांट दी जाएगी। मतलब इसमें वो कर नहीं है जो 268 में आते हैं। जैसे 268 में स्टाम्प शुल्क है तो इसमें वो नहीं आएगा, उसे संसद लगाती है, लेकिन स्टाम्प शुल्क से प्राप्त होने वाली आय को पूरा आय राज्य इस्तेमाल करता है, उसे बांटा नहीं जाता। 269 में ऐसे टैक्स आपने पढ़े जो केंद्र लगाता है, केंद्र वसूलता है मगर राज्यों को दे देता है। लेकिन 270 में ऐसे कर हैं जो केंद्र लगाता है और केंद्र वसूलता है, लेकिन उनसे जो आय होती है, आय मतलब टैक्स से मिलने वाली जो आय है, वो केंद्र और राज्य के बीच में बांट दी जाती है। तो इसमें ऐसे टैक्स हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में बांटे जाते हैं, उसे भले ही केंद्र सरकार लगाता है लेकिन वो बाद में बांट दिए जाते हैं। अब कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है? मैं जैसे एग्जाम्पल दूँ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है, मगर इनकम टैक्स से जो आय प्राप्त हुई है केंद्र सरकार को, उसे राज्य और केंद्र में बांटा जाता है। फिर सवाल है सर कितना बांटा जाता है? तो देखिए, ये किस रेशियो में या किस अनुपात में राज्यों को दिया जाएगा, ये वित्त आयोग तय करता है। वित्त आयोग ही तय करता है कि जो केंद्र को कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू मिला है
उसमें से कितना हिस्सा केंद्र को दिया जाए, कितना हिस्सा राज्य को दिया जाए। हाँ, हो सकता है कुछ राज्य को ज़्यादा हिस्सा मिले, कुछ राज्य को कम हिस्सा मिले। तो इस तरह से मैंने आपको आर्टिकल 268 आपको आर्टिकल 268 ये समझाया। फिर मैंने आपको बताया कि 268 कैसे हटा, उसकी जगह पर जीएसटी क्यों आया। 268 में 8A में क्या था वो बता दिया, ध्यान देंगे। उसके बाद मैंने आपको 269 बताया, इसमें वो कर हैं जो केंद्र लगाता है और केंद्र वसूलता है मगर राज्यों को दे देता है। 270 में ऐसे टैक्स हैं जो केंद्र लगाता है और केंद्र उसको वसूलता है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाली आय को राज्य और केंद्र में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की बहुत सी बातें बताई हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, और थोड़ा सा इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। और बाकी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ, हर बच्चे की बात का जवाब देता हूँ। और जाते जाते मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि वित्त आयोग जो कि केंद्र और राज्य के बीच कर राजस्व का बंटवारा करता है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है और वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।